क्या रामायण सिर्फ एक महाकाव्य है, एक कल्पना, या फिर ये हजारों साल पहले घटी किसी सच्ची घटना का एक रिकॉर्ड हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। बिल्कुल। और इस बहस में अक्सर आस्था और विज्ञान को मतलब आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। जी, तर्क दिए जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। आज हम इस सवाल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के नजरिए से। हाँ, हमारे पास नीलेश ओक की किताब द हिस्टोरिक रामा के कुछ हिस्से हैं जो एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो दावा ये है कि रामायण की असली तारीख कहीं और नहीं बल्कि आसमान के तारों में छुपी है। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। लेखक के मुताबिक रामायण की घटनाएं आज से लगभग 14,000 साल पहले हुई। 14,000 साल मतलब 12,000 ईसा पूर्व से भी पहले। जी, ये वो जमाना है जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि लेखक इस चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचे कैसे, वो कौन सा वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, और वो आसमान को एक टाइम मशीन की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी वो कौन सा निर्णायक सबूत पेश करते हैं जो उनके मुताबिक रामायण को इतिहास का हिस्सा साबित करता है। चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो इस तरीके को ही समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई आस्था आधारित विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति आखिर है क्या? लेखक जिसे इस्तेमाल करते हैं उसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। देखिए, इसका मतलब है कि आप पहले एक परिकल्पना, एक थ्योरी बनाते हैं। ठीक है। यहाँ थ्योरी ये है कि वाल्मीकि रामायण में लिखे गए सभी खगोलीय वर्णन उस समय आकाश को देखकर किए गए वास्तविक अवलोकन है। अच्छा, तो पहला कदम ये है कि मान लो जो भी लिखा है वो सच है। फिर आपका काम उस थ्योरी के लिए सबूत ढूंढना नहीं है। तो क्या है? बल्कि उसे गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करना है। आप उसे हर कसौटी पर कसते हैं, हर तरह से चुनौती देते हैं। अच्छा। और अगर हजारों कोशिशों के बाद भी आपकी थ्योरी गलत साबित नहीं होती, तब जाकर उसे मजबूत माना जाता है। तो ये सबूत खोजने से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आप अपने ही सिद्धांत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। और इसमें आर्कियो एस्ट्रोनॉमी यानी पुरातत्व खगोल विज्ञान का क्या रोल है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आप आकाश को एक बहुत बड़ी, एक विशाल खगोलीय घड़ी की तरह सोचिए। एक घड़ी? हाँ। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो वो एकदम सीधी नहीं घूमती, वो एक लट्टू की तरह थोड़ा थोड़ा डगमगाती दी है। हाँ, मैंने पढ़ा है, जैसे लट्टू जब धीमा होने लगता है तो उसका ऊपरी सिरा एक गोला बनाने लगता है। बिल्कुल वही। बस पृथ्वी की ये डगमगाहट इतनी ज्यादा धीमी है कि इसका एक चक्कर पूरा होने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। 26,000 साल? जी। इसे विश्वों का अग्रगमन या प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। तो इसका हमारे कैलेंडर या इतिहास को समझने पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा है। इस डगमगाहट की वजह से हजारों साल पहले हमारे कैलेंडर के महीने और आसमान में दिखने वाले मौसम वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। मतलब? जैसे आज हम वसंत को चैत्र महीने से जोड़ते हैं, होली के आसपास, लेकिन 14,000 साल पहले इसी डगमगाहट के कारण चैत्र का महीना कड़कड़ाती सर्दियों में पड़ता होगा। एक मिनट, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुराना ग्रंथ कहता है कि अप्रैल में बर्फ पड़ रही थी तो वो लिखने वाले की गलती नहीं है? नहीं, बल्कि वो हमारे लिए एक टाइम स्टैम्प है। हम उस डगमगाहट को कंप्यूटर सिमुलेशन में पीछे ले जाकर पता लगा सकते हैं कि अप्रैल में बर्फ किस जमाने में पड़ती थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रामायण में दिए गए महीनों और मौसमों के वर्णन हमारे लिए ठीक वही टाइम स्टैम्प है। लेखक ने इसी खगोलीय घड़ी का इस्तेमाल करके अपनी खोज शुरू की। तो उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने इस घड़ी का इस्तेमाल करके शुरुआत कैसे की? उन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ी समय सीमा तय की, जिसे उन्होंने रामायण का युग कहा। ठीक है। इसके लिए उन्होंने रामायण से 2 बड़े खगोलीय संकेत उठाए। पहला, रामायण में वर्णन है कि चैत्र का महीना फूलों के खिलने का मौसम था। लेखक का विश्लेषण कहता है कि उस युग में ये आज की तरह वसंत नहीं बल्कि शरद ऋतु यानी ऑटम रही होगी। एक मिनट, चैत्र का महीना और शरद ऋतु, ये तो आज के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। बिल्कुल। और दूसरा संकेत क्या था? हाँ, दूसरा संकेत ये था कि हेमंत ऋतु यानी देर शरद में
सूर्य को पुष्य नक्षत्र के पास अस्त होते हुए बताया गया है। ये एक बहुत ही विशिष्ट खगोलीय स्थिति है। तो इन दो बातों को, चैत्र में शरद ऋतु और हेमंत में सूर्य की पुष्य नक्षत्र के पास स्थिति, जब इन्हें खगोलीय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डाला गया तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि ये दोनों स्थितियां एक साथ सिर्फ 7000 साल की एक बहुत बड़ी खिड़की में ही संभव थीं। 7000 साल की खिड़की? कब से कब तक? 17,500 ईसा पूर्व से लेकर 10,500 ईसा पूर्व के बीच। 7000 साल? ये तो बहुत बड़ी रेंज है। इसमें तो कई सभ्यताएं बनकर मिट सकती हैं। बिल्कुल, ये तो वाकई भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। तो लेखक की वो सुई क्या थी? कोई ऐसी चीज जो रोज रोज नहीं होती? सही कहा, और लेखक भी इसे यही कहते हैं, भूसे के ढेर में सुई खोजना। उन्हें एक ऐसी दुर्लभ, एक अनोखी खगोलीय घटना की तलाश थी जिसका जिक्र रामायण में हो। और वो उस 7000 साल की अवधि में सिर्फ एक बार या बहुत ही कम बार हुई हो। जी, तो वो घटना क्या निकली? वो घटना मिलती है युद्ध कांड में। जब राम और उनकी सेना लंका पर चढ़ाई करने वाली होती है, तब लक्ष्मण आकाश में एक अशुभ संकेत देखते हैं। अच्छा। वो एक धूमकेतु यानी कॉमेट का जिक्र करते हैं, जो मूल नक्षत्र को पीड़ित कर रहा था, मतलब उसके बहुत पास से गुजर रहा था। और इसे राक्षसों के विनाश का संकेत माना गया। बिल्कुल। एक धूमकेतु, ये वाकई एक दुर्लभ घटना है। ये हर साल या हर दशक में तो नहीं दिखती। यही वो सुई हो सकती है। बिल्कुल, यही वो खगोलीय सुई थी। इसके बाद का काम था आज के आधुनिक खगोल विज्ञान का। मतलब सिमुलेशन? हाँ, लेखकों ने हजारों वर्षों के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए, ये देखने के लिए कि क्या कोई ज्ञात धूमकेतु उस 7000 साल की खिड़की में ठीक उसी जगह यानी मूल नक्षत्र के पास दिखाई दिया था। एक मिनट, लेकिन क्या धूमकेतुओं का रिकॉर्ड इतने हजारों साल पुराना मिल सकता है? और हम ये कैसे मान लें कि वाल्मीकि ने जिस धूमकेतु का जिक्र किया वो कोई जाना पहचाना ही धूमकेतु था, कोई और क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ धूमकेतुओं की कक्षाएं, मतलब उनका रास्ता बहुत नियमित होता है। जैसे हैली का धूमकेतु हर 76 साल में आता है। हाँ, ठीक है। इसी तरह और भी धूमकेतु हैं। सिमुलेशन इन्हीं नियमित कक्षाओं को हजारों साल पीछे ले जाकर गणना करता है। और जब सिमुलेशन चलाया गया तो एक बहुत ही स्टुपेंडस नतीजा सामने आया। क्या मिला? सिमुलेशन ने दिखाया कि धूमकेतु 2PNK, जो आज भी मौजूद है, सितंबर 12,209 ईसा पूर्व में ठीक उसी स्थिति में था, मूल नक्षत्र के ठीक पास। उसी जगह पर? जी। लेखक के लिए ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था, ये वो निर्णायक सबूत था जिसने रामायण के युद्ध का साल तय कर दिया, 12,209 ईसा पूर्व। 12,209 ईसा पूर्व। एक मिनट, ये तो हिमयुग, आइस एज के खत्म होने के ठीक बाद का समय है। बिल्कुल। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान खेती करना सीख ही रहा था। इस संदर्भ में एक महाकाव्य की ऐतिहासिक घटना को स्थापित करना तो इतिहास की पूरी समझ को ही बदल देता है। तादों को एक चुनौती है। तो इस एक तारीख से पूरी कहानी कैसे जुड़ी? एक बार ये मुख्य तारीख, ये एंकर मिल गया तो बाकी की समय रेखा बनाना सिर्फ गणित का काम था। अच्छा। अगर युद्ध 12,209 ईसा पूर्व में हुआ और राम 14 साल के वनवास के अंत में वहां पहुंचे थे, तो हम पीछे की घटनाओं की तारीखें निकाल सकते हैं। तो इस एक धूमकेतु से पूरी टाइमलाइन बन गई। क्या तारीखें निकली हैं? हाँ, पूरी टाइमलाइन इसी एक तारीख पर टिकी है। अगर युद्ध 12,209 ईसा पूर्व में हुआ तो 14 साल का वनवास कब शुरू हुआ होगा? 12,223 ईसा पूर्व में। यानी आज से लगभग 14,200 साल पहले। और राम के जन्म की तारीख? उससे भी 17 साल पहले, यानी 12,240 ईसा पूर्व। बाप रे। स्रोत के अनुसार तारीख है 29 नवंबर 12,240 ईसा पूर्व। ये तारीखें हमें पाषाण युग के बहुत करीब ले जाती हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ रामायण की कहानी नहीं, ये मानव सभ्यता की कहानी को फिर से लिखने जैसा है। और सीता का हरण वनवास के 13वें साल में हुआ तो उसकी तारीख मई जुलाई 12,210 ईसा पूर्व के आसपास आती है। ये सब अविश्वसनीय रूप से सटीक लगता है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, एक अच्छी थियोरी को हर कसौटी पे खरा उतरना होता है। जी। तो क्या रामायण में इन तारीखों की पुष्टि के लिए और भी खगोलीय सबूत हैं? क्या इस टाइमलाइन को दूसरे टाइम स्टैम्प से परखा गया? हाँ, और यहीं पर यह सिद्धांत और भी मजबूत होता है। लेखक का दावा है कि उन्होंने इस टाइमलाइन को रामायण में वर्णित कई अन्य खगोलीय घटनाओं से क्रॉस वेरीफाई किया।
और हर बार ये सही उतरी। जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य ग्रहण का। रामायण में खर और दूषण के साथ राम के युद्ध के समय एक सूर्य ग्रहण का वर्णन है, अच्छा। जिसे कहा गया था कि राम ने अपनी शक्तियों से बनाया, पर वाल्मीकि स्पष्ट लिखते हैं कि ये एक वास्तविक ग्रहण था। तो क्या वो भी मैच हुआ? जब 12,210 ईसा पूर्व की तारीख के लिए सिमुलेशन चलाया गया तो 28 मार्च 12,210 ईसा पूर्व को ठीक उसी जगह पंचवटी के ऊपर एक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। एक सूर्य ग्रहण? ये तो धूमकेतु जितना ही बड़ा सबूत है। ये महज सुयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और कुछ? एक और है। जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं तो उस रात के वर्णन में चंद्र ग्रहण के स्पष्ट संकेत हैं। सिमुलेशन से 27 अगस्त 12,209 ईसा पूर्व को एक चंद्र ग्रहण की पुष्टि होती है जो प्रस्तावित टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाता है। धूमकेतु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये तो बहुत मजबूत सबूत लगते हैं। और एक मौसमी सबूत भी है जो इस पहेली का शायद सबसे दिलचस्प टुकड़ा है। वो क्या है? जब भरत राम को मनाने चित्रकूट जाते हैं तो वर्णन है कि वहां शिशिर ऋतु यानी कड़ाके की सर्दी थी। ठीक है। प्रस्तावित तारीख है 10 अप्रैल 12,222 ईसा पूर्व। लेकिन एक मिनट, अप्रैल में कड़ाके की सर्दी चित्रकूट में, ये कैसे हो सकता है? ये तो इस थ्योरी को गलत साबित करता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन याद कीजिए हमने किस बारे में बात की थी? पृथ्वी की डगमगाहट, वो विश्वों का अग्रगमन। अच्छा, हाँ। उस युग में यानी आज से 14,000 साल पहले पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में मार्च अप्रैल में असल में सर्दियां ही होती थीं। अच्छा, अब समझ आया। तो जो बात मतलब अप्रैल में सर्दी इस थियरी की सबसे बड़ी कमजोरी लग रही थी, वो असल में विश्वों के अग्रगमन के कारण बिल्कुल इसका सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। ये वाकई कमाल का तर्क है। बिल्कुल। ये एक विसंगति नहीं बल्कि सिद्धांत की पुष्टि है। लेखक ने इसी पद्धति का इस्तेमाल करके दूसरे शोधकर्ताओं के दावों को भी परखा है। अच्छा, जो लोग रामायण को और बाद का बताते हैं? जी, जैसे कुछ लोग रामायण को 7,300 ईसा पूर्व या 5,114 ईसा पूर्व का बताते हैं। और उनका क्या नतीजा निकला? उनका दावा है कि वे तारीखें रामायण में वर्णित मौसम और ग्रहों की स्थिति से मेल नहीं खाती। अच्छा। उदाहरण के लिए 5,114 ईसा पूर्व में चैत्र का महीना वसंत में नहीं बल्कि सर्दियों में पड़ता था। इस तरह लेखक का तर्क है कि सिर्फ 12,209 ईसा पूर्व की तारीख ही रामायण में दिए गए सभी खगोलीय और मौसमी वर्णनों पर खरी उतरती है। ठीक है, तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें तो तस्वीर ये बनती है, हमारे सामने एक ऐसा स्रोत है जो रामायण को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानता है। हाँ। और इसकी तारीख तय करने के लिए वो खगोल विज्ञान का सहारा लेता है। जी, और ये विश्लेषण विश्वों के अग्रगमन जैसी स्थापित वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। यह एक के बाद एक सबूतों को जोड़ता है, मौसम, ग्रहों की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और इन सब के केंद्र में है लक्ष्मण द्वारा देखा गया एक धूमकेतु। बिल्कुल, जो सब मिलकर एक ही तारीख की ओर इशारा करते हैं, 12,209 ईसा पूर्व। ये रामायण को देखने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ पौराणिक कथाएं मानकर खारिज कर देते हैं, हाँ, उनमें और कितने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये हमारे अपने इतिहास, हमारी सभ्यता की गहराई और प्राचीनता की समझ को चुनौती देता है। सही कहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास खगोल विज्ञान की इतनी उन्नत समझ थी कि वो ग्रहों, नक्षत्रों और दुर्लभ घटनाओं को इतनी सटीकता से रिकॉर्ड कर सकते थे। और यही आज हम अपने श्रोताओं के लिए अंतिम विचार के रूप में छोड़ना चाहते हैं। एक पल के लिए सोचिए, यदि ये समय रेखा सही है तो ये मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकती है। स्रोत में सुग्रीव द्वारा पूरी दुनिया के भूगोल का वर्णन है या फिर कई दांतों वाले हाथियों का जिक्र है। क्या ये चीजें हमें उस युग के भूविज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, विज्ञान और मिथकों के बीच की धुंधली रेखा पर और गहरी खोज को आमंत्रित करता है।